द ट्रू हेयर द ट्रू ए। भाग एक, जेल की सलाखें और झूठा परिवार। सीईओ बड़ी बहन ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने बिगड़े हुए छोटे भाई को सबक सिखाने के लिए जेल भेजना उस पर कितना भारी पड़ेगा। उसे लगा था कि जेल की सजा उसे सीधा कर देगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जो भाई कभी उसकी परछाई बनकर चलता था, जो उसे खुश करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था, वो अब कभी वापस लौटकर नहीं आएगा। जब वो जेल से बाहर आया तो उसकी आंखों में वो पुराना प्यार और सम्मान नहीं था। वो एक ऐसी कठपुतली बन चुका था जिसकी आत्मा मर चुकी थी, एकदम बेजान। अब चाहे उसके साथ कितना भी बुरा क्यों न हो, वो कभी अपनी बहन के पास रोने नहीं आता था। बहन को यह सच्चाई बहुत बाद में पता चली कि जेल में मेरे साथ कितनी दरिंदगी हुई थी। मुझे इतना टॉर्चर किया गया था कि मैंने अपनी एक किडनी खो दी, मेरा एक पैर टूटकर हमेशा के लिए टेढ़ा हो गया, यहाँ तक कि मेरे दाहिने कान के पर्दे फट गए और मैं हमेशा के लिए बहरा हो गया। यह सब जानने के बाद वो खून के आंसू रोई। उसकी आंखें लाल थीं, वो मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और भीख मांग रही थी कि मैं बस एक बार उसकी तरफ देखकर पहले की तरह मुस्कुरा दूं। लेकिन मैंने बस बहुत ही ठंडे और अजनबी लहजे में उससे पूछा, मिस, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे आखिर कब आज़ाद करेंगी? लोहे का वो भारी और ठंडा गेट धीरे धीरे खुला। मैंने सूरज की चुभती हुई रोशनी का सामना किया और जेल की चौखट से बाहर कदम रखा। 5 साल की जेल की जिंदगी ने मुझे हड्डियों का ढांचा बना दिया था। जो कपड़े मैं 5 साल पहले पहनकर अंदर गया था, वो अब मेरे कमजोर शरीर पर किसी झोले की तरह लटक रहे थे। मैं अपना टूटा हुआ, अपाहिज पैर घसीटते हुए लंगड़ा कर आगे बढ़ रहा था। सड़क के किनारे एक चमचमाती काली मेबाक कार खड़ी थी। कार का शीशा नीचे हुआ और उसमें से शियाओ रैंग वायु का घमंडी और सख्त चेहरा नजर आया। उसने बहुत ही ठंडी और नफरत भरी नजरों से मेरे लंगड़ाते हुए पैर को देखा। उसके होठों पर एक चुभने वाली मजाकिया मुस्कान आ गई। 5 साल जेल में रहने के बाद भी तुम्हारा यह नाटक करने का शौक खत्म नहीं हुआ, उसने ताना मारा। ये शब्द किसी तेज धार वाले चाकू की तरह सीधे मेरे दिल में उतरे। जब मैं 15 साल का था, तब मुझे अनाथालय से इस शियाओ परिवार में लाया गया था। तब से लेकर आज तक मैंने शियाओ रांग यू को खुश करने के लिए सब कुछ किया था। लेकिन इसी बहन ने अपने उस गोद लिए हुए भाई के लिए, जिसका इस परिवार से खून का कोई रिश्ता नहीं था, कोर्ट में मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी। उसी गवाही की वजह से मुझे हत्या की कोशिश के इल्जाम में 5 साल की सजा हुई थी। 5 साल बाद भी वो मुझसे उतनी ही नफरत करती थी। मैंने अपने दिल की कड़वाहट को अंदर ही दबा लिया। मैंने ऐसे बर्ताव किया जैसे मैंने उसे देखा ही न हो और लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। शियाओ राम यू का चेहरा गुस्से से तन गया। मैंने उसे इग्नोर कर दिया था। उसकी यादों में मैं हमेशा वो इंसान था जो दौड़कर उसके पास जाता था और उसकी हर बात मानता था। आज उसे पता था कि मैं जेल से छूट रहा हूं, तो वो मन ही मन थोड़ी खुश थी। उसने अपनी एक इंटरनेशनल मीटिंग भी टाल दी थी ताकि वो मुझे लेने आ सके। उसे लगा था कि मैं उसे देखकर खुशी से रो पड़ूंगा, उससे लिपट जाऊंगा और अपनी सारी तकलीफें उसे बताऊंगा। लेकिन उसे मेरी इस बेरुखी और ठंडेपन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गाड़ी में बैठो, उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ते हुए गुस्से से कहा। इतना कहने के बाद उसे शायद थोड़ा पछतावा हुआ। उसने अपनी टोन थोड़ी नरम की। मॉम और डैड को पता है कि तुम आज बाहर आ रहे हो। उन्होंने खास तुम्हारे लिए एक वेलकम पार्टी रखी है। मॉम और डैड, कितने जाने पहचाने फिर भी कितने पराये शब्द थे ये। इस परिवार के साथ बिताए 3 सालों में
मैंने सिर्फ ताने और नफरत ही झेली थी। जब मैं जानता हूं कि वो लोग मुझसे नफरत करते हैं, तो मैं वापस उस नर्क में क्यों जाऊं? मेरे कदम धीमे थे, लेकिन एक पल के लिए भी रुके नहीं। मेरा यह जिद्दी रवैया शियाओ रांग यू से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने कार का दरवाजा खोला, तेजी से बाहर आई और मेरी कलाई को बहुत जोर से झटक कर खींचा। तुम्हारा ये ड्रामा कब खत्म होगा? वो चीखी। मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं जमीन पर बहुत बुरी तरह गिरा। मेरे टूटे हुए पैर से दर्द की एक भयानक लहर उठी। मेरा कमजोर चेहरा दर्द से और भी पीला पड़ गया। श्याओ रान यू गुस्से से पागल हो रही थी। क्या तुम्हें विक्टिम बेचारा बनने की आदत पड़ गई है? भूलना मत, 5 साल पहले तुम ही थे जिसने लियू फैंग को सीढ़ियों से धक्का दिया था, जिसकी वजह से वो आज तक कोमा में है। तुमने शियाओ यान को फंसाने की कोशिश की थी। 5 साल जेल में रहने के बाद भी तुम नहीं सुधरे। मुझे लगता है जेल की सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। इतना कहने के बाद उसने मुझे बेदर्दी से जमीन से खींचा। यह मत सोचना कि 5 साल जेल काटकर तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। जब तक लियूरू फांग होश में नहीं आता, तुम्हारा गुनाह कभी खत्म नहीं होगा। और हाँ, तुम्हें अभी भी शियाओ यान से माफी मांगनी है। अब चुपचाप गाड़ी में बैठो। मुझे दूसरी बार बोलने पर मजबूर मत करना। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बस हंसी आ रही थी। हाँ, मैं गुनहगार हूँ। मेरा गुनाह यह था कि मुझे कभी इस घर में वापस नहीं आना चाहिए था। मुझे उस परिवार के प्यार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी जो कभी मेरा था ही नहीं। मैंने चुपचाप अपना हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और एक कदम पीछे हट गया। मेरी इस हरकत से शियाओ रांग यू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुम्हारे तेवर तो देखो। इससे पहले कि वो मुझ पर चिल्लाती, एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज मेरे कानों में पड़ी। चुशु चुशु। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। 5 साल बाद भी मैं इस आवाज को भीड़ में भी पहचान सकता था। यह मेरी बचपन की दोस्त लिएजिया लाई एक्साये थी। चू, आजादी मुबारक हो, उसकी साफ भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। अगर यह किसी और ने कहा होता तो मैं शुक्रिया कहता, लेकिन लिएजिया के मुंह से यह बहुत ही चुभने वाला लगा। मेरी सबसे करीबी दोस्त जो अनाथालय में मेरे साथ पली बढ़ी थी। एक शानदार वकील। कॉलेज के बाद उसका पहला केस क्या था? वो शियाओ यान की डिफेंस लॉयर वकील बनी थी और उसी ने कोर्ट में मुझे मुजरिम साबित किया था। ट्रायल से पहले उसने मुझसे कहा था, चूशू, शियाओ यान ने जिंदगी में कभी दुख नहीं देखा। वो जेल में जिंदा नहीं रह पाएगा। क्या तुम उसका इल्जाम अपने सिर नहीं ले सकते? तुम्हें तो वैसे भी दर्द सहने की आदत है। शियाओ परिवार के असली बेटे को जेल भेजकर वो रातों रात शहर की सबसे मशहूर वकील बन गई थी। आज वो सिर से लेकर पैर तक एक एलीट अमीर वकील लग रही थी। बचपन में जब कोई मुझे मारता था तो वो उनसे लड़ जाती थी और कहती थी, जब तक मैं हूं, चूशू को कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन जब इस परिवार ने मुझे बर्बाद किया तो उसी ने मुझे जेल भेज दिया। मुझे उससे कोई बात नहीं करनी थी। मैं अचानक शियाओ रांग यू की तरफ मुड़ा। क्या तुम घर नहीं जाना चाहती थीं? चलो। लिएजिया से बात करने से अच्छा था कि मैं शियाओ रांग यू के साथ जाऊं। कम से कम रांग यू ने शुरुआत से ही मुझसे नफरत की थी। उसने कभी मुझे कोई झूठी उम्मीद नहीं दी थी। मैं लंगड़ाते हुए कार की तरफ बढ़ा। जब मैं लिएजिया के पास से गुजरा तो मेरी आंखों में कोई भाव नहीं था। मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लिएजिया के होंठ कांपे, वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली।
मैं कार की पिछली सीट पर बैठ गया। शियाओ रांधयू ने कार स्टार्ट की। रास्ते में वो मुझे चेतावनी देती रही। मॉम और डैड ने इन 5 सालों में तुम्हें बहुत याद किया है। वो तुम्हारे लिए रोज रोते थे। अब तुम घर आ गए हो तो अपने ये अमीरजादे वाले नखरे छोड़ देना। मैं नहीं चाहती कि तुम कोई भी ड्रामा करो या मॉम डैड को परेशान करो। अगर तुम तमीज से रहोगे तो शियाओ परिवार तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। कार में सन्नाटा छा गया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शियाओ रांधयू ने गुस्से से रियरव्यू मिरर में मुझे देखा। चूप, मैं तुमसे बात कर रही हूं। क्या तुम सुन रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा और जेल से निकलने के बाद अपना सबसे लंबा वाक्य बोला। जेल के नियमों के मुताबिक एक कैदी को महीने में एक बार अपने परिवार से मिलने की इजाजत होती है। मैंने जेल में 60 महीने काटे हैं। यानी मैं 60 बार अपने परिवार से मिल सकता था। लेकिन मुझसे मिलने कोई एक बार भी नहीं आया। मैंने थोड़ा रुक कर कहा, तुम कह रही हो कि मॉम और डैड मुझे बहुत याद करते थे। तो वो मुझसे मिलने जेल क्यों नहीं आए? क्या वो इतने बिजी थे कि उनके पास महीने का आधा घंटा भी नहीं था? मेरी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन मेरा हर एक लफ्ज उसके झूठ को किसी तलवार की तरह काट रहा था। शियाओ रान यू की आंखों में अचानक घबराहट और शर्मिंदगी आ गई। जो गालियां वो मुझे देने वाली थी, वो उसके गले में ही अटक गईं। वो वो इसलिए क्योंकि तुम बहुत बिगड़े हुए थे, उसने पलटवार किया। मॉम डैड चाहते थे कि तुम जेल में अपनी गलतियों पर ध्यान दो। वो जो भी कर रहे थे, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे थे। भलाई? मुझे शियाओ यान के गुनाहों की सजा दिलाना, जेल में टॉर्चर करवाना मेरी भलाई थी। मैंने बाहर देखना शुरू कर दिया। कार शियाओ परिवार के विला में पहुंची। 5 साल बाद भी यह घर मुझे एकदम अजनबी लग रहा था। मैं सीधा उस छोटे से स्टोर रूम में गया जिसमें कोई खिड़की नहीं थी। सर्दियों में बर्फ जैसा ठंडा और गर्मियों में भट्टी जैसा। यही मेरा बेडरूम था। शियाओ रान यू ने कहा था कि पार्टी है, फॉर्मल सूट पहनना। लेकिन मेरे पास सूट कहाँ से आएगा? मैंने अपना वो पुराना हाई स्कूल का नीला और सफ़ेद यूनिफॉर्म पहना। 5 साल पहले मुझे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, किंगबी यूनिवर्सिटी, का एडमिशन लेटर मिला था। लेकिन उसी दिन शियाओ यान की भी पार्टी थी। वो लाखों का सूट पहनकर सबका चहेता बना हुआ था और मैं इसी फटे पुराने यूनिफॉर्म में पुलिस के हाथों गिरफ्तार हो रहा था। मैं हॉल की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी शियाओ रान यू आ गई। मुझे इस हालत में देखकर उसकी आंखों में नफरत भर गई। मैंने तुमसे फॉर्मल सूट पहनने को कहा था ना? तुम इस भिखारियों वाले लिबास में क्यों आ गए? तुम्हें पता नहीं है यह कौन सा मौका है? मेरे पास सूट नहीं है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। सूट नहीं है? खरीद नहीं सकते थे? वो चीखी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं जानता था यही होगा। मैं जो भी कहूंगा, कोई यकीन नहीं करेगा। मैं बिना पलक झपकाए उसकी आंखों में देखता रहा। मुझे तमाशा नहीं करना था, लेकिन उसकी इस हरकत ने मेरे अंदर की आग जगा दी। मेहमान हमारी तरफ देख रहे थे। मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट से आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला, मैंने कहा। 5 लाख तो दूर की बात है, 50 रुपए भी नहीं मिले। अगर तुम्हें मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना ही है, तो कोई अच्छा बहाना ढूंढो। शियाओ रान यू ने गुस्से में अपना फोन निकाला। तुम ऐसे नहीं मानोगे, उसने कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को स्पीकर फोन पर कॉल किया। जरा चेक करके बताओ कि कंपनी हर महीने चूशू के अकाउंट में कितने पैसे डालती है। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या? क्या चूशू? बॉस, वो चेक करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा क्या मतलब है? राम यू ने गुस्से से पूछा। मतलब? कंपनी ने आज तक चूशू के बैंक कार्ड में एक भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया है। क्या कहा तुमने? शियाओ रान यू को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो इस घर का खून था, उसे पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? मैंने खुद ऑर्डर दिया था कि उसे और शियाओ यान दोनों को हर महीने 5 से 5 लाख दिए जाएं। बॉस, आपको नहीं पता? मैडम, माँ ने ऑर्डर दिया था। उन्होंने कहा था कि चूशू अनाथालय से आया है, अगर उसे अचानक इतने पैसे मिल गए तो वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उसका अलाउंस कैंसल कर दिया गया था। कर्मचारी ने आगे कहा। और हाँ, मैडम ने शियाओ यान का अलाउंस 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख प्रति महीना कर दिया था। मैडम ने कहा था कि चूशू के घर आने से शियाओ यान उदास हो सकता है, इसलिए वो एक्स्ट्रा 5 लाख शियाओ यान को एक तरह का मुआवजा है। पार्टी हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया। मेहमानों ने यह सब स्पीकर फोन पर सुन लिया था। शहर के इतने बड़े रईस परिवार का सगा बेटा, और उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई, जबकि गोद लिए हुए बेटे को हर महीने 10 लाख। यह शियाओ परिवार तो सच में महान है, एक मेहमान ने फुसफुसाकर कहा। तभी यह लड़का इतने फटे पुराने कपड़ों में है। सगे बेटे को एक पैसा नहीं, और गोद लिए हुए बेटे को 10 से 10 लाख लुटा रहे हैं। इस परिवार को सही गलत की पहचान ही नहीं है। शियाओ रान यू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो पसीने से भीग गई। उसने तुरंत भीड़ में खड़े अपने माता पिता की तरफ देखा। मॉम, डैड, आप लोगों ने इसे पैसे दिए होंगे, है ना? पिता ने नजरें चुरा लीं। मुझे लगा तुम लोग दे रहे होगे। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, चूशू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं? अगर तुम बताते तो मैं तुम्हें जरूर देती। यह मेरी गलती है। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें और शियाओ यान को एक बराबर प्यार करती हूँ। मैंने एक हल्की सी मजाकिया मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखा। मेरी ठंडी नजरों के सामने मेरे माता पिता ने शर्म से सिर झुका लिया। आज मुझे भी पता चल गया कि मेरी अपनी सगी माँ ने मेरे पैसे रोककर अपने लाडले गोद लिए हुए बेटे को दे दिए थे, और अब वो सबके सामने बराबर प्यार करने का नाटक कर रही थी। मैंने अपने जख्मी पैर के साथ वापस दरवाजे की तरफ मुड़ने का फैसला किया। मुझे इस परिवार के साथ एक सेकंड भी और नहीं बिताना था। मैंने अपने जख्मी पैर के साथ वापस दरवाजे की तरफ मुड़ने का फैसला किया। मुझे इस परिवार के साथ एक सेकंड भी और नहीं बिताना था। लेकिन मैं 2 कदम ही चला था कि अचानक सफेद कपड़ों में एक साया मेरी तरफ तेजी से बढ़ा। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे अपाहिज पैर की वजह से हिलना नामुमकिन था। धड़ाम! उस इंसान ने मुझे इतनी जोर से टक्कर मारी कि मैं सीधा जमीन पर जा गिरा। मेरी कोहनी और मेरे टूटे हुए पैर में एक भयानक दर्द की लहर दौड़ गई। मैंने अपने दांत भींच लिए और मेरा पहले से ही पीला चेहरा दर्द के मारे एकदम सफेद पड़ गया। जब मैं उस दर्द से थोड़ा संभला और मैंने सिर उठाकर देखा, तो मेरे पिता, मेरी माँ और शियाओ रांगयू उस सफेद सूट पहने हुए लड़के शियाओ यान को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। वो सब घबराहट में उससे पूछ रहे थे, एयान, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? शियाओ यान की आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसकी नाक और आंखें लाल हो रही थीं। वो एकदम बेचारा लग रहा था। डैड, मॉम, दीदी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह सुनते ही पूरा परिवार और परेशान हो गया। शियाओ रांगयू ने बिना कुछ सोचे समझे मेरी तरफ देखा और जोर से चीखी, क्या तुम चलते वक्त अंधे हो जाते हो? मेरे अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी फट पड़ा।
मैंने अपने दोनों हाथों का सहारा लेकर खुद को जमीन से ऊपर उठाया, लेकिन पैर की चोट की वजह से मैं लड़खड़ा गया। मैंने अपने दांत पीसते हुए शियाओ रांग यू की आंखों में देखा। मिस शियाओ के मुंह में जो आता है वो बोल देती हैं। यह बात साफ थी कि उसने मुझे टक्कर मारी है, फिर भी तुम बिना सच जाने मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। क्या क्या मुझे फंसाना तुम्हारी आदत बन गई है? यहाँ खड़े दर्जनों मेहमानों की आंखें देख रही हैं। तो बताओ, अंधा मैं हूं या मिस शियाओ अंधी तुम हो? शियाओ रान यू ने घबराकर चारों तरफ देखा। हॉल में मौजूद सभी अमीर मेहमान उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहे थे। वो मेहमान चाहे मुझे एक मुजरिम मानते हों, लेकिन उनकी अच्छी परवरिश उन्हें झूठ का साथ देने की इजाजत नहीं देती थी। एक मेहमान से रहा नहीं गया और उसने साफ साफ कह दिया, मिस शियाओ, शियाओ यान ने ही चूशू को टक्कर मारी थी। हम सबने अपनी आंखों से देखा है। एक के बोलने पर बाकी मेहमान भी हाँ में सिर हिलाने लगे। शियाओ रान यू का चेहरा शर्म से उतर गया। उसे लगा कि मैं जानबूझकर शियाओ यान की बर्थडे पार्टी खराब कर रहा हूं। उसने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, अगर शियाओ यान ने तुम्हें टक्कर मार भी दी तो वो अनजाने में हुआ था। क्या तुम साइड में नहीं हट सकते थे? साफ दिख रहा है कि तुमने यह जानबूझकर किया है। यह सुनते ही मेरे खून ने जैसे उबाल मार दिया। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था। साइड में हट जाता। मैं लंगड़ाता हूं। मैं थोड़ा तेज चल भी नहीं सकता। तुम मुझसे साइड हटने की उम्मीद कैसे कर सकती हो? हाँ, उसे कहाँ याद था। जब मैं जेल से बाहर आया था तो शियाओ रांग यू ने मुझे घिनौनी नजरों से देखकर कहा था कि मैं लंगड़ाने का नाटक कर रहा हूँ। उसे बस यही दिखा कि शियाओ यान मुझसे टकरा गया, लेकिन उसे यह नहीं दिखा कि शियाओ यान ने मुझे जमीन पर गिरा दिया था। जब उसे मुझे जलील करने में इतना ही मजा आता है तो मुझे भी उनकी इज्जत बचाने की कोई जरूरत नहीं थी। मैंने सबके सामने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर कर दी। मेरी कोहनी खून से लथपथ थी। वो गहरा लाल रंग और मेरी पीली पड़ चुकी त्वचा देखने में ही खौफनाक लग रही थी। मेरी हथेलियां भी छिल चुकी थीं और उनमें से लगातार खून बह रहा था। खून की एक बूंद मेरी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर जा गिरी। मैंने अपना खून से सना हाथ हवा में ऊपर उठाया ताकि सब देख सकें। क्या मुझे खुद को इस हालत में पहुंचाने का शौक है? सिर्फ मिस शियाओ से गालियां खाने के लिए मैं अपने शरीर को लहूलुहान कर लूंगा। क्या मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं? मेरी आवाज में रुलाई थी और मेरी आंखें गुस्से और दुख से लाल हो चुकी थीं। मेरी हथेली और कोहनी का वो खौफनाक घाव देखकर शियाओ रांग यू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका चेहरा शर्म से गर्म हो गया और एक पल के लिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरी आंखों में आंखें डाल सके। माँ ने सदमे में एक गहरी सांस ली। वो शियाओ यान को छोड़कर तुरंत मेरी तरफ भागी और मेरे घाव पर फूंक मारते हुए बोली, चूशू, तुम्हें चोट लगी है? क्या बहुत दर्द हो रहा है? उनका वो दिल टूटने वाला एक्सप्रेशन भाव बिल्कुल असली लग रहा था। तभी श्याओ यान ने रोते हुए कहा, भैया, मुझे माफ कर दो। दीदी ने मेरे लिए जो महंगा सूट बनवाया था वो पता नहीं कैसे फट गया है। इसलिए मैं जल्दी में था और गलती से आपसे टकरा गया। प्लीज दीदी से नाराज मत होना, वो बस मेरे लिए परेशान थीं। उसने मेरी तरफ इतनी बेचैनी से देखा कि जैसे मैं उस पर जुल्म कर रहा हूं। वो मुंह से माफी मांग रहा था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि मैं ही विलेन हूं। इस घर में बिताए 3 सालों में जब भी मुझे सताया जाता था, शियाओ यान हमेशा यही बेचारे वाला नाटक करता था। 5 साल बीत गए, लेकिन वो आज भी बिल्कुल नहीं बदला। तुम्हारे कहने का मतलब है कि एयान हमेशा से बहुत समझदार रहा है। मेरे चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडक थी।
क्या तुम लोगों को सच में नहीं पता? 5 साल पहले भी। बस करो, माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबराहट में कहा, और कुछ मत कहो। मैं जोर से हंसा। मेरी हंसी में सिर्फ ताना था। मेरी सगी माँ आज भी वैसी ही हैं। मेरे और शियाओ यान के बीच उन्होंने आज भी बिना पलक झपकाए शियाओ यान को चुना। वो अपने गोद लिए बेटे को जरा सी तकलीफ में नहीं देख सकती, लेकिन अपने सगे बेटे को जलील होने के लिए छोड़ सकती हैं। तभी शियाओ रांग यू ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। तुमने शियाओ यान का सूट क्यों फाड़ा? शियाओ यान के सूट के निचले हिस्से से बहुत सारे महंगे पंख गायब थे। साफ दिख रहा था कि किसी ने उसे जानबूझकर खींचा है। तो मिस शियाओ को लगता है कि मैंने इसके सूट को फाड़ा है? मैंने ठंडे लहजे में पूछा। मेरी कार में सिर्फ तुम बैठे थे। सिर्फ तुम्हारे पास ही इस सूट को हाथ लगाने का मौका था, रांग यू ने इल्जाम लगाया। माँ ने भी लाचारी से कहा, चू, मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में गुस्सा है, लेकिन आज की बात यहीं खत्म करो। मिस शियाओ की कार में डैश कैम लगा हुआ है, मैंने उन्हें बीच में टोकते हुए कहा। मैंने सूट को हाथ लगाया या नहीं, यह वीडियो देखकर साफ हो जाएगा। मैं मिस शियाओ से कहता हूं कि सबके सामने अपना फोन निकालें और डैशकैम की फुटेज प्ले करें। मेरी इस जिद को देखकर शियाओ यान घबरा गया। कैमरा चेक करने की क्या जरूरत है? पिता ने भी बीच बचाव करते हुए कहा, बस बहुत हुआ। चूक जाओ, अपने घाव साफ कर लो। अगर कैमरा चेक नहीं किया तो क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं शियाओ यान का सूट फाड़ने का झूठा इल्जाम अपने सिर ले लूं? मैं फुटेज देखने की हिम्मत रखता हूं। तुम लोग क्यों डर रहे हो? मेरी तेज और जिद्दी नजरों ने उन चारों को चुप करा दिया। कोई भी मेरी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैं बताता हूं तुम लोग क्यों डर रहे हो, मैंने कहा। रास्ते भर मैंने उस सूट को हाथ तक नहीं लगाया। यह सूट शियाओ यान के हाथों में आने के बाद फटा है। साफ है कि इसे किसने फाड़ा है। इसलिए तुम कैमरा चेक नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर तुमने फुटेज देखी तो यह इल्जाम मुझ पर नहीं मढ़ा जा सकेगा और मुझे किसी और के किए की सजा नहीं मिलेगी। मैं सही कह रहा हूं ना? यह सुनकर मां फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा नहीं है, चूशू। तुम और एयान दोनों मेरे बेटे हो। मैं कैसे? अगर मैं 5 साल पहले वाला चूशू होता जो माँ के प्यार के लिए तरसता था, तो मैं शायद पिघल जाता। लेकिन 5 साल जेल के उस नर्क में काटने के बाद मुझे इन बातों से सिर्फ एक ही चीज महसूस हो रही थी, घिन, डिस्गस्ट। जो सोचना है सोचो। मुझे अब कोई परवाह नहीं है। इतना कहकर मैं वहां से मुड़ गया। मैं उस घुटन भरे माहौल से भागना चाहता था। रास्ते में मुझे लिए जिया मिली। वो चुपचाप खड़ी यह सब तमाशा देख रही थी। चूशू लिए जिया की मीठी आवाज मेरे कानों में गूंजी, मुझे यकीन है तुमने ऐसा नहीं किया। उसकी यह बात मुझे कोई तसल्ली नहीं दे रही थी, बल्कि मुझे बहुत मजाकिया लग रही थी। उसके मुंह से यकीन शब्द सुनना एक भद्दा मजाक था। मैं बिना उसकी तरफ देखे लंगड़ाते हुए और भी तेज कदमों से वहां से निकल गया। मैं सीधा अपने स्टोर रूम में गया और अपने कुछ फटे पुराने कपड़े एक प्लास्टिक बैग में ठूंसने लगा। कमरे में कुछ भी नहीं था। मैं बाहर निकलने ही वाला था कि दरवाजा खुला और आंटी टैंग अंदर आईं। वो इस पूरे घर में इकलौती इंसान थीं जो मुझे असली वारिस मानती थीं। गर्मियों में जब मैं पसीने से तड़पता था तो उन्होंने अपने पैसों से मेरे लिए पंखा खरीदा था। मुझे इस तरह प्लास्टिक बैग के साथ देखकर आंटी तांग की आंखों में आंसू आ गए। छोटे मालिक, क्या आप जा रहे हैं? मैंने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया।
आंटी तांग मुझे रोकना चाहती थीं, लेकिन उन्हें पता था कि इस घर में रहना मेरे लिए नर्क के समान है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। मैं आपको नहीं रोकूंगी, लेकिन आपके घा, मुझे पहले इन पर दवा लगाने दीजिए। यह बस छोटी सी चोट है। मुझे आदत है, मैंने बिना कोई भाव दिखाए कहा। यह सुनकर आंटी तान का दिल रो पड़ा। मुझे आदत है, इन शब्दों में कितना दर्द छिपा था वो समझ सकती थीं। उन्होंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और जबरदस्ती मेरे हाथों में थमा दिए। यह रास्ते के लिए रख लीजिए। बाहर अपने आप का ख्याल रखना। अगर पैसे नहीं होंगे तो क्या पुल के नीचे सोएंगे? वो फूट फूट कर रोने लगी। मेरे आंखों से भी आंसू छलक पड़े। जो मेरा खून नहीं है, उसे मेरी फिक्र है। लेकिन मेरे अपने माता पिता और बहन को मुझ पर कोई तरस नहीं आया। मैंने वो पैसे लिए और विला के बाहर आ गया। आंटी तान मुझे गेट तक छोड़ने आईं। अपना ध्यान रखना छोटे मालिक। आंटी तांग, आप वापस अंदर जाइए, मैंने उनसे कहा। तभी अचानक एक जोरदार आवाज पूरे आंगन में गूंजी। शियाओ चू, तुम कहाँ जा रहे हो? यह शियाओ रान यू थी। उसने कार में डैशकैम की फुटेज देख ली थी और उसे पता चल गया था कि मैंने सूट को छुआ तक नहीं था। वो ग्लानि, गिल्ट से भर गई थी। लेकिन जब उसने मुझे घर छोड़कर जाते देखा तो वो घबराकर बाहर आ गई। मैं लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता रहा। मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। जेल के पहले ही साल में मेरा दाहिना कान बुरी तरह पीट पीट कर हमेशा के लिए बहरा कर दिया गया था। अगर कोई मेरे बिल्कुल पास आकर ना बोले तो मुझे सुनाई नहीं देता था। मेरे इस तरह इग्नोर करने पर शियाओ रान यू का गिल्ट तुरंत गुस्से में बदल गया। उसने दौड़कर पीछे से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, रुको। तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या? मेरा हाथ छोड़ो। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। तुम रुकोगे या नहीं? आज एयान का जन्मदिन है। क्या पार्टी में तमाशा करना काफी नहीं था जो अब घर छोड़कर भागने का नाटक कर रहे हो? इतना कहते हुए उसने मुझे घर के अंदर खींचना शुरू किया। मेरे मुंह से खून सुखा देने वाली एक दर्दनाक चीख निकली। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा और अपने स्मी पैर को दोनों हाथों से पकड़कर बुरी तरह तड़पने लगा। मेरे माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। मेरी सांसें उखड़ने लगीं और गले से सिर्फ दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थीं। मुझे इस तरह तड़पता देख शियाओ रांग यू का दिल दहल गया। मैंने मैंने तो बस धीरे से लात मारी थी। नाटक मत करो। उसकी आवाज में डर और कांपन साफ सुनाई दे रही थी। आंटी तांग तुरंत मेरे पास नीचे बैठीं। छोटे मालिक, क्या हुआ? मेरे पैर का वो जानलेवा दर्द मुझे सीधे जेल के दूसरे साल में ले गया था। मुझे याद नहीं कि वो मुझे क्यों मार रहे थे, लेकिन मुझे वो लोग याद थे जो मोटे मोटे लकड़ी के डंडों से मेरे पैर पर तब तक वार कर रहे थे जब तक कि 6 डंडे टूट नहीं गए। उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे मुंह से निकले ये शब्द शियाओ रांग यू के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। आंटी तान ने घबराहट में मेरी पैंट को घुटने तक ऊपर किया। और फिर उनकी आंखों के सामने जो नजारा था, उसने दोनों की रूह कपा दी। मेरी पिंडली काफ पूरी तरह से विकृत, डिफॉर्म्ड हो चुकी थी। जो हड्डी कभी सीधी हुआ करती थी, वो अब एक बहुत ही खौफनाक और अजीब से एंगल कोण पर मुड़ी हुई थी। त्वचा पर पुराने और नए अनगिनत गहरे जख्मों का जाल बिछा हुआ था। कुछ घाव तो अभी भी लाल और सूजे हुए थे। पूरा पैर सालों के टॉर्चर की वजह से सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। शियाओ रांग यू की नज़र मेरे उस खौफनाक पैर पर अटक गई।
उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ बन गया। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ी रह गई। यह यह ऐसा कैसे हो गया? वो बड़बड़ाई। जब वो जेल गया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। बस 5 साल में ऐसा कैसे? उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जेल थी। एक 18 साल का लड़का वहां कैसे सुरक्षित रह सकता था? उसका दिल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वो रोने लगी। बिना कुछ सोचे समझे उसने मुझे जमीन से उठाया और सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागी। उसने आंटी तांग को चीखते हुए कहा, डॉक्टर सुवायुदाई को बुलाओ। अभी इसी वक्त। 5 मिनट बाद डॉक्टर सुयुदाई कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मुझे देखकर चिढ़ते हुए कहा, मैं मुजरिमों का इलाज नहीं करती। इसने लियूरू फान को कोमा में पहुंचाया था ना। इसे तड़पने दो। दाई शियाओ रांग यू की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो किसी को भी डरा दे। वो मेरा भाई है। प्लीज इसका पैर चेक करो। सुयुदाई ने अनमने मन से अपना मेडिकल किट रखा और मेरे पैर से पैंट को ऊपर उठाया। वो बड़बड़ा रही थी, समझ नहीं आता तुम इस पर इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन उसकी शिकायतें अचानक रुक गईं। उसकी नज़र मेरे सूख चुके, भयानक रूप से मुड़े हुए और अनगिनत निशानों से भरे हुए पैर पर पड़ी। डॉक्टर होने के नाते वो समझ गई कि यह क्या है। उसके हाथ कांपने लगे। राम यूक डॉक्टर स्यू यूदाई की आवाज भारी हो गई। इंसानी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। हड्डी का इस तरह टूटना तभी मुमकिन है जब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो या फिर इसे किसी भारी और कठोर हथियार से बेरहमी से पीटा गया हो। इसके पैर की हड्डी टूट गई थी और इसे कभी अस्पताल नहीं ले जाया गया। हड्डी को कभी वापस सही जगह पर जोड़ा ही नहीं गया। यह सुनकर शियाओ रांग यू के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मुंह से खून सुखा देने वाली एक दर्दनाक चीख निकली। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरा और अपने जख्मी पैर को दोनों हाथों से पकड़कर बुरी तरह तड़पने लगा। मेरे माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपकने लगीं। मेरी सांसें उखड़ने लगीं और गले से सिर्फ दर्द से कराहने की आवाजें आ रही थीं। मुझे इस तरह तड़पता देख शियाओ रांग यू का दिल दहल गया। मैंने मैंने तो बस धीरे से लात मारी थी। नाटक मत करो। उसकी आवाज में डर और कांपन साफ सुनाई दे रही थी। आंटी तांग तुरंत मेरे पास नीचे बैठीं। छोटे मालिक, क्या हुआ? मेरे पैर का वो जानलेवा दर्द मुझे सीधे जेल के दूसरे साल में ले गया था। मुझे याद नहीं कि वो मुझे क्यों मार रहे थे, लेकिन मुझे वो लोग याद थे जो मोटे मोटे लकड़ी के डंडों से मेरे पैर पर तब तक वार कर रहे थे जब तक कि 6 डंडे टूट नहीं गए। उन्होंने मेरा पैर तोड़ दिया था। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे मुंह से निकले ये शब्द शियाओ रांग यू के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। आंटी तान ने घबराहट में मेरी पैंट को घुटने तक ऊपर किया। और फिर उनकी आंखों के सामने जो नजारा था उसने दोनों की रूह कपा दी। मेरी पिंडली काफ पूरी तरह से विकृत डिफॉर्म्ड हो चुकी थी। जो हड्डी कभी सीधी हुआ करती थी वो अब एक बहुत ही खौफनाक और अजीब से एंगल कोण पर मुड़ी हुई थी। त्वचा पर पुराने और नए अनगिनत गहरे जख्मों का जाल बिछा हुआ था। कुछ घाव तो अभी भी लाल और सूजे हुए थे। पूरा पैर सालों के टॉर्चर की वजह से सूखकर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। शियाओ रांग यू की नज़र मेरे उस खौफनाक पैर पर अटक गई। उसका पूरा शरीर जैसे बर्फ बन गया। वो अपनी जगह पर पत्थर की तरह खड़ी रह गई। यह यह ऐसा कैसे हो गया? वो बड़बड़ाई। जब वो जेल गया था तब तो वो बिल्कुल ठीक था। बस 5 साल में ऐसा कैसे?
उसे अचानक एहसास हुआ कि वो जेल थी। एक 18 साल का लड़का वहां कैसे सुरक्षित रह सकता था? उसका दिल टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। वो रोने लगी। बिना कुछ सोचे समझे उसने मुझे जमीन से उठाया और सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागी। उसने आंटी तांग को चीखते हुए कहा, डॉक्टर सुवायुदाई को बुलाओ। अभी इसी वक्त। 5 मिनट बाद डॉक्टर स्यूयुदाई कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मुझे देखकर चिढ़ते हुए कहा, मैं मुजरिमों का इलाज नहीं करती। इसने लियूरू फान को कोमा में पहुंचाया था ना। इसे तड़पने दो। दाई शियाओ रांग यू की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो किसी को भी डरा दे। वो मेरा भाई है। प्लीज इसका पैर चेक करो। सुयुदाई ने अनमने मन से अपना मेडिकल किट रखा और मेरे पैर से पैंट को ऊपर उठाया। वो बड़बड़ा रही थी, समझ नहीं आता तुम इस पर इतना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो। लेकिन उसकी शिकायतें अचानक रुक गईं। उसकी नज़र मेरे सूख चुके, भयानक रूप से मुड़े हुए और अनगिनत निशानों से भरे हुए पैर पर पड़ी। डॉक्टर होने के नाते वो समझ गई कि यह क्या है। उसके हाथ कांपने लगे। राम यूक डॉक्टर स्यू युदाई की आवाज भारी हो गई। इंसानी हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। हड्डी का इस तरह टूटना तभी मुमकिन है जब कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ हो या फिर इसे किसी भारी और कठोर हथियार से बेरहमी से पीटा गया हो। इसके पैर की हड्डी टूट गई थी और इसे कभी अस्पताल नहीं ले जाया गया। हड्डी को कभी वापस सही जगह पर जोड़ा ही नहीं गया। यह सुनकर शियाओ रान यू के पैरों तले जमीन खिसक गई। द ट्रू हेयर द ट्रू ए। भाग 3 नाश्ते की मेज और वो आखिरी थप्पड़। जब मुझे होश आया तो मैं शियाओ रान यू के कमरे में था। मेरे पैर का भयानक दर्द अभी भी मेरी जान ले रहा था, लेकिन मेरा दिमाग एकदम साफ था। मुझे इस घर में एक पल भी नहीं रुकना था। मैंने लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन तभी शियाओ रांग यू मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में अभी भी मेरे पैर को लेकर एक गहरा सदमा था, लेकिन उसका घमंड उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। तुम कहीं नहीं जा रहे हो, उसने सख्ती से कहा। मैं इस नर्क में नहीं रहूंगा। मैं अभी घर छोड़कर जा रहा हूं, मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। शियाओ रांग यू ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आवाज अब एक ठंडी, जहरीली धमकी में बदल चुकी थी। अगर तुमने इस कमरे से बाहर कदम रखा तो मैं आंटी तान को नौकरी से निकाल दूंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके बेटे का कॉलेज से नाम कटवा दूंगी और उसका पूरा करियर बर्बाद कर दूंगी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे अंदर का खून खौल उठा। आंटी तांग इस पूरे घर में इकलौती इंसान थीं जिन्होंने मुझे इंसान समझा था। उनकी इकलौती उम्मीद उनका बेटा था। मेरी सगी बहन मुझे रोकने के लिए उस मासूम औरत की जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रही थी। मेरा सालों का दबा हुआ गुस्सा, मेरी नफरत, मेरा दर्द सब एक साथ फूट पड़ा। मैंने बिना कुछ सोचे अपना हाथ उठाया और पूरी ताकत से शियाओ रांग यू के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। चटाक। शियाओ रांग यू का सिर एक झटके से घूम गया। वो स्तब्ध रह गई। जो भाई कभी उसके सामने नजरें नहीं उठाता था, आज उसने उस पर हाथ उठाया था। रांग यू की आंखों में एक दरिंदे जैसी चमक आ गई। उसका गुस्सा बेकाबू हो गया। उसने तुरंत मेरे गले पर अपने दोनों हाथ कस दिए और मुझे पीछे दीवार की तरफ धकेल दिया। मैं पहले से ही कमजोर था, मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। उसने मेरा गला इतनी जोर से दबाया कि मेरी सांसें घुटने लगीं। मेरा चेहरा लाल से नीला पड़ने लगा। मैं हवा के लिए तड़प रहा था, लेकिन उसकी पकड़ नहीं ढीली हुई।
तभी कमरे में उसकी एक दोस्त बिंग 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 आ गई। उसने चीखते हुए कहा, रान यू छोड़ो उसे, वो मर जाएगा। तब जाकर शियाओ रान यू ने मुझे छोड़ा। मैं जमीन पर गिरकर खांसने लगा, हवा के लिए हांफता रहा। यह परिवार सच में मेरी जान लेना चाहता था। अगली सुबह डाइनिंग रूम में सूरज की जो रोशनी आ रही थी वो भी मुझे बर्फ जैसी ठंडी लग रही थी। मुझे एक नौकर मेरे कमरे से घसीटता हुआ बाहर लाया। मुझे अभी भी हल्का बुखार था और मेरे टेढ़े हो चुके पैर का हर एक कदम मेरे पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ा रहा था। जब मैं डाइनिंग रूम में पहुंचा तो पूरा परिवार उस लंबी महोगनी की मेज पर पहले से बैठा हुआ था। वो सब ऐसे तैयार होकर बैठे थे जैसे किसी मुजरिम को सजा सुनाने वाले हों। मैं मेज के एक कोने पर खड़ा हो गया। एक नौकरानी नाश्ते की ट्रे लेकर आई। उसने पिता, माँ और शियाओ रान यू के सामने शानदार नाश्ता रखा। फिर उसने शियाओ यान के सामने सबसे बेहतरीन और महंगा नाश्ता रखा। और जब वो मेरे पास आई तो वो बिना कुछ रखे अपनी खाली ट्रे लेकर वापस किचन में चली गई। मेरे लिए कोई नाश्ता नहीं बना था। 5 साल जेल के नर्क में काटने के बाद घर में मेरी पहली सुबह पर नौकर भी खुलेआम मेरी बेइज्जती कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि इस परिवार में मेरी क्या हैसियत है। शियाओ यान ने मेरी खाली जगह की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उसके वो झूठे बेचारे वाले आंसू आ गए। उसने अपनी दलिया पोरिज की कटोरी मेरी तरफ खिसका दी। भैया, आप भूखे होंगे, आप मेरा नाश्ता खा लीजिए, मुझे वैसे भी भूख नहीं है। बैठ जाओ एयान, पिता ने अपनी सख्त आवाज में हुक्म दिया, जिसमें अपने गोद लिए बेटे के लिए साफ प्यार झलक रहा था। उसके पास हाथ हैं, अगर उसे खाना है तो वो खुद बना लेगा। लेकिन कोई भी नाश्ता करे उससे पहले एक बहुत जरूरी बात करनी है। पिता ने अपनी चांदी की चम्मच नीचे रखी और मेरी तरफ एकदम बेजान और ठंडी नजरों से देखा। कल लियो परिवार ने शियाओ कॉरपोरेशन के साथ सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, पिता ने कहा। तुम्हारी वजह से हमारा 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसल हो गया है। लियू फैंग आज भी अस्पताल के बिस्तर पर एक जिंदा लाश वेजिटेबल की तरह पड़ा है। तुम लियू परिवार के भी कर्जदार हो और हमारे भी। मैंने उन्हें देखा, मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तो पिता की आवाज और भी कठोर हो गई। नाश्ते के बाद रांग यू तुम्हें सेंट्रल अस्पताल ले जाएगी। तुम लियूरू फांग के वार्ड में जाओगे, उसके बिस्तर के पास घुटने टेकोगे और उसके माता पिता से माफी मांगोगे। तुम तब तक वहां घुटनों पर बैठे रहोगे जब तक वो हमारे परिवार को माफ नहीं कर देते और हमारा कॉन्ट्रैक्ट वापस नहीं दे देते। उनकी इस मांग का पागलपन हवा में गूंज रहा था। वो चाहते थे कि मैं एक ऐसा लड़का जिसे अभी अभी नर्क से बाहर निकाला गया है, जिसकी एक किडनी जा चुकी है, जिसका पैर इन्हीं की गलतियों की वजह से टूटकर अपाहिज हो चुका है, मैं उस जुर्म के लिए घुटने टेक कर भीख मांगूं जो मैंने कभी किया ही नहीं था। और वो भी सिर्फ इनका एक बिजनेस डील बचाने के लिए। मेरे गले से एक खोखली चुभने वाली हंसी निकल गई। घुटने टेकू? हाँ, घुटने टेकोगे, शियाओ रान यू ने मेज पर जोर से हाथ मारते हुए कहा। पिछली रात मेरे पैर को देखकर उसे जो गिल्ट हुआ था वो अब कंपनी के पैसों के नुकसान के आगे पूरी तरह गायब हो चुका था। तुमने रूफांग की जिंदगी बर्बाद की है। एक माफी मांगना तो सबसे छोटी सजा है तुम्हारे लिए। सजा? मेरी आवाज कांपी। यह डर से नहीं था, यह एक ऐसे भयानक और शुद्ध गुस्से से था जो मेरी रगों में आग की तरह दौड़ रहा था। मैंने अपना कांपता हुआ हाथ शियाओ यान की तरफ उठाया, जो डर कर माँ की बाहों में छुप गया था। मैं उसके लिए सजा क्यों भुगतूं? मैं चीखा,
मेरे अंदर का बरसों का बांध अब टूट चुका था। उसने लियू फांग को सीढ़ियों से धक्का दिया था। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद की है। उसने मुझे फंसाया, मेरी जिंदगी चुरा ली, और तुम सबने उसका साथ दिया। और तुम चाहते हो कि मैं उसे शुक्रिया कहूं क्योंकि वो मुझे अपना बचा हुआ झूठा खाना दे रहा है। तुम चाहते हो कि मैं उसके किए गए पापों के लिए घुटने टेकूं? अपनी बकवास बंद करो, पिता जोर से दहाड़े। उनका चेहरा गुस्से से बैंगनी पड़ गया। नहीं, मैं भी वापस चीखा। मैं वो इंसान हूं जिसे बेगुनाह होते हुए भी जेल भेजा गया। मैं वो हूं जिसका शरीर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। अगर किसी को घुटने टेकने चाहिए, अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए, तो वो शियाओ यान है। तुम सबको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। डाइनिंग रूम में एक खौफनाक और जानलेवा सन्नाटा छा गया। शियाओ परिवार में आज तक किसी ने भी पिता से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। पिता का सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था। उनकी गर्दन की नसें तन गई थीं। एक अंधे कर देने वाले गुस्से में पिता अपनी कुर्सी से उठे, अपना हाथ हवा में उठाया और अपनी पूरी ताकत से मेरे चेहरे पर एक भयानक थप्पड़ जड़ दिया। चटाक! उस थप्पड़ की गूंज से पूरा कमरा सिहर उठा। वो थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरे पैर जमीन से उखड़ गए। मैं हवा में उछलकर सीधा भारी डाइनिंग टेबल के किनारे से टकराया और एक चीनी मिट्टी की प्लेट को अपने साथ लेते हुए जमीन पर जा गिरा। प्लेट संगमरमर के फर्श पर गिरकर दर्जनों टुकड़ों में चकनाचूर हो गई। मैं एक पल के लिए वहीं पड़ा रहा। मेरा सिर बुरी तरह चकरा रहा था। मेरे मुंह के किनारे से गर्म खून की एक धार बह निकली। लेकिन तभी मेरे बाएं कान लेफ्ट ईयर में एक आवाज शुरू हुई, एक बहुत ही तेज सुई की तरह चुभने वाली टीं की आवाज जो सीधे मेरे दिमाग में छेद कर रही थी। वो आवाज तेज और तेज होती गई, यहाँ तक कि उसने माँ की चीखने की आवाज और पिता के चिल्लाने की आवाज को पूरी तरह से दबा दिया। और फिर अचानक एक भारी सन्नाटा, जैसे किसी ने टीवी का प्लग जोर से दीवार से खींच लिया हो। वो चुभने वाली आवाज एकदम से बंद हो गई। सन्नाटा, एक पूर्ण खौफनाक और जानलेवा सन्नाटा। मैंने पलकें झपकाईं और छत की तरफ देखा। मैंने देखा कि पिता मेरे ऊपर खड़े हैं, उनका चेहरा गुस्से से विकृत हो रहा है और उनके होंठ हिल रहे हैं। मैंने देखा कि माँ ने अपने मुंह पर हाथ रखा हुआ है और उनके कंधे हिल रहे हैं। मैंने देखा कि शियाओ रांग यू मेरी तरफ भाग रही है। लेकिन वहां कोई आवाज नहीं थी। कदमों की कोई आहट नहीं। कोई आवाज नहीं। टूटे हुए बर्तनों की कोई खनक नहीं। दुनिया एक खामोश, डरावनी मूक फिल्म साइलेंट मूवी में बदल चुकी थी। मेरे दाहिने कान राइट ईयर के पर्दे जेल के पहले ही साल में पूरी तरह फट चुके थे। और अब इस भयानक थप्पड़ के झटके ने मेरे बाएं कान की बची खुची सुनने की ताकत की नस को भी हमेशा के लिए काट दिया था। मैं पूरी तरह से हमेशा के लिए बहरा डेफ हो चुका था। एक आदिम दम घोंटने वाली घबराहट मेरे गले तक आ गई। इंसानी बर्दाश्त की सारी हदें पार हो चुकी थीं। मेरा दिमागी संतुलन टूट गया। मैं अपने अपाहिज पैर के दर्द को भूलकर पागलों की तरह खड़ा हुआ और उस भारी डाइनिंग टेबल के किनारे को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। शुद्ध दर्द से पैदा हुई एक उन्मादी ताकत के साथ मैंने पूरी डाइनिंग टेबल को पलट दिया। खाना, प्लेटें, क्रिस्टल के गिलास और गरम दलिया हवा में उड़ते हुए एक खामोश, भयानक धमाके के साथ जमीन पर गिरे। तबाही का मंजर बहुत खौफनाक था, लेकिन मुझे उसके टूटने की कोई आवाज सुनाई नहीं दी। मैंने चीखने के लिए अपना मुंह खोला। पिछले 5 सालों का दुख, नाइंसाफी, दर्द और धोखा, सब कुछ मैंने उस एक चीख में डाल दिया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे वोकल कॉर्ड्स, गले की नसें,
भयानक रूप से कांप रहे हैं। मेरे फेफड़ों में जलन हो रही थी। मेरी गर्दन की नसें फटने की हद तक तन चुकी थीं। लेकिन मेरे कानों तक कुछ नहीं पहुंचा। एक फुसफुसाहट भी नहीं, एक गूंज भी नहीं। मैं खुद के बनाए हुए एक खामोश मकबरे में कैद हो गया था, जहां मैं अपनी ही चीख, अपनी ही टूटती हुई आत्मा की आवाज तक नहीं सुन सकता था। मैं लड़खड़ाता हुआ पीछे हटा। मेरा सिर बेकाबू होकर चकरा रहा था। बुखार, खून का बहना, मेरे टेढ़े हो चुके पैर का भयानक दर्द और बहरे हो जाने का वो सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सदमा आखिरकार मेरे कमजोर शरीर पर हावी हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मेरे घुटने टिक गए। जब मैं जमीन पर गिर रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि किसी के हाथों ने मेरी कमर को पकड़ लिया है। अपनी धुंधली होती नजरों से मैंने देखा कि शियाओ रांग यू के डरे हुए चेहरे ने मुझे गिरने से बचा लिया था। उस आरामदायक काले अंधेरे में डूबने से ठीक पहले मेरी नजरें पिता की तरफ गईं। उनका चेहरा अभी भी नफरत से तना हुआ था। मैंने उनके होठों को हिलते हुए देखा, जो दो बेरहम शब्द बना रहे थे। नाटक बंद करो। द ट्रू हेयर, द ट्रू ए। भाग 4, खामोश चीख और टूटता हुआ सच। जब मैं उस काले अंधेरे से लड़कर वापस होश में आया तो सबसे पहले मुझे शियाओ रांग यू के कमरे की वो जानी पहचानी महक महसूस हुई। दूसरी चीज जो मैंने महसूस की वो था एक दम घोंटने वाला भारी सन्नाटा। यह सन्नाटा कोई अस्थाई टेम्परेरी सदमा नहीं था। दुनिया की सारी आवाजें सच में हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थीं। मैंने तकिए पर धीरे से अपना सिर घुमाया। बिस्तर के पास आंटी तांग बैठी थीं। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थीं। उनके हाथ में दवा में भीगा हुआ एक रुई का फाहा था, जिसे वो मेरे सूजे हुए गाल पर बहुत प्यार से लगा रही थीं। मेरी खुली हुई आंखें देखकर वो चौंकी और मेरे पास आ गईं। उनका चेहरा घबराहट और फिक्र से भरा था। उनके होंठ बहुत तेजी से हिलने लगे। किसी और इंसान के लिए उनके हिलते हुए होठों को समझना नामुमकिन होता, लेकिन मेरी नजरें अपने आप उनके मुंह के आकार, होठों और दांतों की हलचल को पढ़ने लिप रीडिंग लगीं। छोटे मालिक, आप होश में आ गए क्या? बहुत दर्द हो रहा है। मैं उनके एक एक शब्द को बिल्कुल सही समझ गया था। मेरे फटे हुए होठों पर एक कड़वी दर्द भरी मुस्कान आ गई और एक आंसू छलककर मेरे बालों में गायब हो गया। कितना अजीब और दर्दनाक सच था। मैंने होंठ पढ़ना किसी शौक या जन्म से मिली किसी कमी की वजह से नहीं सीखा था। मैंने यह जेल की उस काल कोठरी और गंदगी में सीखा था। जब उस गैंग ने मुझे इतनी बुरी तरह पीटा था कि मेरे दाहिने कान का पर्दा फट गया था, तो मेरे सुनने की ताकत लगभग खत्म हो गई थी। लेकिन उनकी मार नहीं रुकी। अगर मैं उनके दिए गए जानवरों वाले हुक्म घुटनों पर बैठो, रेंगो, कुत्ते की तरह भौंको नहीं सुन पाता, तो वो मुझे दोगुनी बर्बरता से मारते थे। जिंदा रहने के लिए, अगली मार से बचने के लिए, मैंने उन दरिंदों के हिलते हुए होठों को देखना और समझना सीख लिया था। मैंने अपना आत्मसम्मान बेचकर खून और खौफ के साये में जिंदा रहने का यह तरीका सीखा था। और आज उस बहन के लग्जरी बिस्तर पर लेटे हुए जिसने मुझे उस नर्क में भेजा था, मैं उन दरिंदों की सिखाई हुई कला का इस्तेमाल कर रहा था ताकि इस घर के इकलौते इंसान की बात समझ सकूं जो सच में मुझसे प्यार करता था। मैंने आंटी तांग के होठों को देखा, उस जानलेवा सन्नाटे के बोझ तले अपनी आंखें बंद कीं और खुद को फिर से उस अंधेरे में डूबने दिया। मुझे नहीं पता कितना वक्त बीत गया था जब बेडरूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर स्यू यू दाई अंदर आईं। उनका चेहरा थकान से तना हुआ था। उनके ठीक पीछे शियाओ रांग यू थी,
जिसकी आंखें लाल थीं और उसका सारा घमंड टूटकर बिखर चुका था। सु यू दाई बिस्तर के पास आईं। उन्होंने कुछ कहा, उनके होंठ हिले, लेकिन मैं बस छत को घूरता रहा। उलझन में उन्होंने साइड टेबल से एक भारी धातु मेटल की मेडिकल ट्रे उठाई और जानबूझकर उसे जमीन पर गिरा दिया। झन्नाक। उस तेज आवाज से शियाओ रान यू बुरी तरह चौंक गई। आंटी तान भी डर कर उछल पड़ी, लेकिन मैंने पलक तक नहीं झपकाई। मेरी नजरें छत के डिजाइनों पर ही टिकी रहीं। सुयू दाई के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने बैग से एक छोटी सी पेनलाइट और ओटोस्कोप निकाला। उन्होंने बहुत सावधानी से मेरा सिर घुमाया और मेरे बाएं कान लेफ्ट ईयर के अंदर देखा, वही कान जिस पर पिता ने पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था। वो जम गईं। उनके चेहरे का सारा खून सूख गया। उन्होंने शियाओ रांग यू की तरफ देखा और बहुत धीमे शब्दों में कहा, जिसके होंठ में साफ पढ़ पा रहा था, कान का पर्दा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया है। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। शियाओ रांग यू लड़खड़ाकर पीछे हटी और पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। नहीं, नहीं दाई, तुम इसे ठीक कर सकती हो ना? सर्जरी से या हियरिंग एड्स से? सुयू दाई की आंखों में मेरे लिए गहरी दया और शियाओ रांग यू के लिए बहुत ज्यादा घिन थी। इसके दाहिने कान को सालों पहले किसी भारी चीज से मारकर हमेशा के लिए खराब कर दिया गया था, और अब इस थप्पड़ के झटके से बाएं कान का पर्दा फट चुका है और सुनने वाली नस ऑडिटोरी नर्व कट चुकी है। रांग यू, यह पूरी तरह से हमेशा के लिए बहरा हो चुका है। तुम्हारे पिता ने इसे हमेशा के लिए बहरा कर दिया। शियाओ रांग यू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जमीन पर गिर पड़ी और अपने सीने को पकड़कर एक खामोश दर्दनाक चीख मारने लगी। मैंने उसे रोते हुए देखा, उसके चेहरे को दर्द से तड़पते हुए देखा, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। कोई सुकून नहीं, कोई दया नहीं, बस एक ठंडा खालीपन। तभी बेडरूम का दरवाजा बहुत जोर से खुला। वहां लिए जिया लाए एक्साए खड़ी थी। वो एलीट, हमेशा टिपटॉप रहने वाली वकील ऐसी लग रही थी जैसे कई दिनों से सोई ना हो। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसने अपने हाथ में एक काली यूएसबी पेन ड्राइव इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि उसके पोर सफेद हो गए थे। पिता और माँ भी शोर सुनकर हॉलवे से पीछे पीछे आ गए थे। तुम यहाँ क्या कर रही हो, लिएजिया? पिता के होठों ने सख्त शब्द बनाए। यह हमारे परिवार का आपसी मामला है। लिएजिया ने उनकी तरफ नहीं देखा। उसने सीधे बिस्तर पर लेटे हुए मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में दिल टूटने का दर्द और खुद से नफरत भरी हुई थी। फिर वो शियाओ परिवार की तरफ पलटी। परिवार का मामला? लिएजिया का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। मैंने एक बेगुनाह लड़के को 5 साल के लिए जेल भेजा है। मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बर्बाद कर दिया। अब यह मेरा भी मामला है। वो सीधे कमरे की दीवार पर लगे स्मार्ट टीवी की तरफ गई। कांपते हुए हाथों से उसने यूएसबी ड्राइव को टीवी में लगा दिया। यह सब क्या तमाशा है? माँ ने आगे बढ़ते हुए पूछा। यह सच है, लिएजिया ने जहरीली नजरों से उन्हें देखते हुए कहा। जब मैंने कल इसके टूटे हुए पैर को देखा तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने कल रात कुछ हैकर्स को पैसे दिए। हमने शियाओ कॉरपोरेशन के पुराने सिक्योरिटी सर्वर को खंगाला। माँ जी, आपने 5 साल पहले घर के कैमरों की वो फुटेज डिलीट कर दी थी, लेकिन आपको नहीं पता था कि सिस्टम उसका एक बैकअप ऑटोमेटिकली कंपनी के क्लाउड पर सेव कर देता है। माँ का चेहरा चौक की तरह सफेद हो गया। वो प्लग खींचने के लिए आगे झपटीं,
लेकिन शियाओ रांगयू ने, जो सच जानने के लिए पागल हो रही थी, अपनी मां का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लिया। टीवी की स्क्रीन ऑन हुई। यह 5 साल पहले की ब्लैक एंड व्हाइट सिक्योरिटी फुटेज थी। इसमें बड़ी सीढ़ियों का ऊपरी हिस्सा दिख रहा था। 18 साल का लियू रूफांग और शियाओ यान आपस में बहस कर रहे थे। वीडियो में कोई आवाज नहीं थी, बिल्कुल मेरी आज की दुनिया की तरह। मैंने देखा कि कैसे शियाओ यान के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आई। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने दोनों हाथ लियूरू फांग की छाती पर रखे और उसे पूरी ताकत से धक्का दे दिया। लियूरू फांग पीछे की तरफ गिरा और कैमरे की नजर से गायब हो गया। एक पल बाद मैं फ्रेम में दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर खौफ था। मैंने अपना स्कूल बैग वहीं गिरा दिया और भागकर लियूरू फांग की मदद करने के लिए नीचे गया। फिर वीडियो कट हुआ और मां सिक्योरिटी रूम में जाती हुई दिखीं। वो घबराहट में कीबोर्ड पर कुछ टाइप कर रही थीं और उस फाइल को डिलीट कर रही थीं। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। पिता स्क्रीन को घूर रहे थे, उनका मुंह सदमे से खुला हुआ था। उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाकर मां की तरफ देखा, जो जमीन पर गिरकर बुरी तरह कांपते हुए रो रही थीं। तुम्हें पता था? पिता के होंठ हिले, उनके चेहरे पर खौफ था। तुम्हें पता था कि एयान ने उसे धक्का दिया है और तुमने चूशू को इसकी सजा भुगतने दी। तुमने मुझे उसे पीटने दिया। तुमने उन लोगों को इसे बर्बाद करने दिया। श्याओ यान, जो अब तक हॉलवे में छिपा हुआ था, अचानक सीढ़ियों की तरफ भागा। लेकिन ये जिया को इसकी उम्मीद थी। हॉलवे के अंधेरे से दो पुलिस वाले बाहर निकले और उन्होंने श्याओ यान के हाथों में हथकड़ियां पहना दीं। वो तड़पने लगा, रोने लगा, अपनी मां को पुकारने लगा, लेकिन अब उसका सारा झूठा नाटक हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लिए जिया मेरे बिस्तर के पास आई। उसके खूबसूरत चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो मेरे पास घुटनों के बल बैठी और उसने मेरा बेजान, निशानों से भरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे माफ कर दो, उसने बिना आवाज के कहा। उसके आंसू मेरे हाथ पर गिर रहे थे। चूशू, आई एम सो सॉरी। मैं अपनी पूरी जिंदगी यह गलती सुधारने में लगा दूंगी। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी। मैंने बहुत धीरे से अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया। मैंने उसकी भीख मांगती हुई आंखों में देखा और अपनी उस आवाज के साथ, जिसे मैं खुद नहीं सुन सकता था, जो अब बहुत भारी और अजनबी लग रही थी, मैंने कहा, जो चूशू तुम पर भरोसा करता था, वो 3 साल पहले एक अंधेरी काल कोठरी में मर चुका है। मैंने बहुत शांति से कहा, अब किसी भूत को ढूंढने की कोशिश मत करो। लिए जिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना चेहरा गद्दे में छुपा लिया, उसके कंधे बुरी तरह हिल रहे थे। मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने उन सबको इग्नोर किया। अपनी पूरी ताकत लगाकर और दर्द को नजरअंदाज करने के लिए अपने गाल को अंदर से तब तक चबाते हुए जब तक कि खून न आ जाए, मैं बिस्तर से उठा। आंटी तान ने मेरी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैंने प्यार से उनके हाथ को थपथपाया और उन्हें अपनी सालों की पहली सच्ची मुस्कान दी। मैंने होठों से कहा, शुक्रिया। मैंने अपना वो प्लास्टिक बैग उठाया जिसमें मेरे फटे पुराने कपड़े थे। जैसे ही मैं बेडरूम के दरवाजे की तरफ लंगड़ाता हुआ बढ़ा, पिता, माँ और शियाओ रांगयू ने मेरा रास्ता रोक लिया। वो मेरे सामने घुटनों के बल गिर पड़े। पिता, जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते थे, उन्होंने अपना माथा लकड़ी के फर्श पर टेक दिया। माँ ने आगे बढ़कर मेरी पैंट को पकड़ने की कोशिश की, उनका चेहरा आंसुओं से भीगा था, उनके होंठ माफी की भीख मांग रहे थे। श्याओ रांगयू ने खोखली नजरों से मुझे देखा, उसके होंठ कह रहे थे, प्लीज, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ। हम सब ठीक कर देंगे। हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे। मैंने उन 3 लोगों को नीचे देखा जिनसे मेरा खून का रिश्ता था।
मुझे अब कोई गुस्सा महसूस नहीं हो रहा था। मेरी नफरत पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और मुड़ा हुआ एक कागज निकाला, जिसे मैंने सुबह आंटी तांग की मदद से प्रिंट करवाया था। मैंने वो कागज उनके सामने जमीन पर फेंक दिया। यह कानूनी रूप से तैयार किया गया माता पिता और बच्चे के रिश्ते को खत्म करने का घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ सेवरेंस ऑफ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था। मेरी रगों में जो तुम्हारा खून था, उसकी कीमत मैंने अपनी एक किडनी, अपना एक पैर और अपने सुनने की ताकत देकर चुका दी है, मैंने कहा। मेरी आवाज उस खामोश दुनिया में गूंज रही थी। अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। तुम मेरे कुछ नहीं लगते। हम अजनबी हैं। मैं उनके पास से होता हुआ आगे बढ़ गया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझे दोबारा छू सके। मैं उन बड़ी सीढ़ियों से नीचे उतरा, भारी ओक के दरवाजों से बाहर निकला और सीधा दोपहर की तेज धूप में चल दिया। मेरे पीछे वो परिवार था जिसने मेरी जिंदगी नर्क बना दी थी, लेकिन मेरे सामने मेरी आज़ादी थी। 2 साल बाद, 2 years लेटर, किंगदाओ का वो तटीय कोस्टल शहर बहुत ही शांत था। वहाँ की हवा में समंदर के नमक और देवदार के पेड़ों की ताज़ी महक घुली हुई थी। मैं अपनी एक छोटी सी, धूप से खिली हुई किताबों की दुकान, बुक स्टोर के काउंटर के पीछे खड़ा था। मैं नई आई हुई कुछ किताबों को बहुत ध्यान से रैक में लगा रहा था। मैंने एक साधारण सा हल्के भूरे बेज रंग का स्वेटर पहना हुआ था। मेरे दाहिने पैर को अब एक बहुत ही शानदार कस्टम मेड छड़ी केन का सहारा मिला हुआ था। मुझे झूठे इल्जाम में जेल भेजने के जुर्म में सरकार की तरफ से मुझे बहुत बड़ा भारी मुआवजा, स्टेट कॉम्पेंसेशन, मिला था, जिससे मैंने अपनी यह नई जिंदगी शुरू की थी। दुकान के दरवाजे पर लगी घंटी बजी। मुझे उसकी आवाज सुनाई नहीं दी, लेकिन दरवाजे के फ्रेम पर लगी एक छोटी सी लाल बत्ती जलने लगी, जिससे मुझे पता चल गया कि कोई अंदर आया है। मैंने सिर उठाकर देखा। दरवाजे पर शियाओ रैंग वायु खड़ी थी। वो अब बहुत बदल चुकी थी। वो बूढ़ी और थकी हुई लग रही थी। शियाओ यान की गिरफ्तारी और मां पर सबूत मिटाने, एक्सेसरी टू क्राइम का चार्ज लगने के बाद जो भयंकर स्कैंडल हुआ था, उसने शियाओ कॉरपोरेशन की कमर तोड़ कर रख दी थी। राम यू के चेहरे का वो पुराना घमंड, वो नफरत और चमक अब गहरे दुख और थकान में बदल चुके थे। वो धीरे धीरे मेरे काउंटर की तरफ बढ़ी। उसकी नजरें मेरे चेहरे के निशानों पर, मेरे पैर के पास रखी छड़ी पर और मेरे कानों में लगी हियरिंग एड्स पर ठहर गईं। वो हियरिंग एड मुझे सुनने में तो कोई मदद नहीं करते थे, लेकिन दिमाग में गूंजने वाली उस चुभती हुई आवाज को कम करने में थोड़ी राहत देते थे। वो मेरे ठीक सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। उसके होंठ कांपने लगे और उसने वो शब्द बनाए जो मैंने सालों पहले उससे कहे थे। यह एक ऐसे रिश्ते को वापस पाने की हताश और पागलपन भरी भीख थी, जो अब इस दुनिया में कहीं था ही नहीं। मैंने उसके होठों को पढ़ते हुए उसके शब्द समझे। चूशू, एक बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा दो। बस एक आखिरी बार, प्लीज। मैंने उस औरत की तरफ देखा जो कभी मेरी बहन हुआ करती थी। मुझे अपने चेहरे पर समंदर की वो गर्म और सुकून भरी हवा महसूस हुई। मैंने खिड़की से बाहर उस विशाल और आज़ाद समंदर की तरफ देखा। फिर मैंने वापस अपनी नजरें उस पर टिका दीं। मेरा चेहरा एकदम शांत था। मेरी आंखों में उसके लिए वो बचपन वाला प्यार या सम्मान नहीं था, जिसके लिए मैं कभी तरसता था। और ना ही मेरी आंखों में कोई नफरत थी जो उसने अपने कर्मों से कमाई थी। यह एक ऐसे इंसान का चेहरा था जो किसी बिल्कुल अजनबी को देख रहा हो।
मैंने उस गहरे सन्नाटे में अपनी स्थिर और शांत आवाज में कहा, मिस, क्या मैं जान सकता हूं कि आप मुझे आखिर कब आजाद करेंगी? मैंने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया। मैं मुड़ा, मैंने काउंटर से एक किताब उठाई और मैं अपनी दुकान के पिछले हिस्से की तरफ चल दिया। मैंने उसे वहीं उस खामोशी में अकेला खड़ा छोड़ दिया। हमेशा हमेशा के लिए अपने उन पछतावों के अंधेरे में डूबने के लिए जिन्हें अब कोई वापस नहीं बदल सकता था।